Hello my dear students, this is Saloni Pandey, your psychology educator and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। सो आपकी क्लास 12th साइकोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी हमने स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं और साथ ही साथ में कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इन डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आपने ये दोनों ही लेक्चर्स देख लिए हैं और अब तक हमने जितना भी पढ़ा हुआ है हमारे चैप्टर नंबर 2 में वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, देखो क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पता होगा ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं ना, दिमाग के चच्छू खुलना। ठीक है, तो इस टाइप से अगर थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आगे की चीज़ें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको डिटेल में समझेंगे। फाइन, आई होप सो रेडी हो। ठीक है, एंड आई ऑल्सो होपिंग दिस कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं तो आगे की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फाइन, सो देखो एक थोड़ा सा अगर ओवरव्यू करें हम, तो अभी तक हमने ये देखा कि एक हमारा सेल्फ होता है। ठीक है, हमारा ये जो सेल्फ है ये धीरे धीरे टाइम के साथ में एस्टैब्लिश होता है, डेवलप होता है। ये जो हमारा सेल्फ है ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जिस तरह से हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं, जिस कल्चर में हम बड़े होते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलके बनता है। और ये जो सेल्फ डेवलप होता है फिर इसमें हमारा एक पर्सनल सेल्फ होता है, एक हमारा सोशल सेल्फ होता है। इसी सेल्फ में एक सब्जेक्ट भी होता है और एक ऑब्जेक्ट भी होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. Now when we talk about cognitive and behavioral aspects of self, so psychologists from all parts of the world have shown interest in the study of self and these studies have brought out many aspects of our behavior related to self. अब साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, रिसर्चर्स हैं, इन्होंने क्या किया, सेल्फ के ऊपर स्टडी करी। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क मैंने आपको क्या दिया था कि आपको कोई भी 5 लोग लेने हैं, कोई भी 5, ठीक है, आपके चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे आपके कोई रिलेटिव्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, नेबर्स हो, कोई भी 5 लोगों को आपको लेना है और एक आप। ठीक है, और आपको यहाँ पर सेल्फ को डिस्क्राइब करना है, आई एम, एंड देन यू हैव टू फुलफिल द होल थिंग कि आप क्या हो, हु यू आर। फाइन, सो आपने आई होप सो ये होमवर्क किया होगा और जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है, ठीक है, उन सब को बहुत सारी रेलिवेंट चीज़ें जानने को मिली होंगी। अगर आपने उन चीज़ों को पढ़ा होगा जो भी आपको लोगों ने लिख के सबमिट किया होगा वापस से कि आई एम व्हाट और व्हाट दे आर, सो आप देखोगे कि उसमें कितने सारे पर्सनल एंड सोशल चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ में और अलग अलग एस्पेक्ट्स भी आपको जानने को मिलेंगे। सेम चीज़ साइकोलॉजिस्ट ने की एक बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में सर्वे या रिसर्च वगैरह कंडक्ट करी किस एक चीज़ को जानने के लिए, सेल्फ को। सो पूरे वर्ल्ड से साइकोलॉजिस्ट ने बहुत इंटरेस्ट शो किया सेल्फ को स्टडी करने में। और जब उन्होंने सेल्फ को स्टडी किया, सेल्फ आपको क्लियर है ना, जब मैं सेल्फ की बात कर रही हूँ दैट मीन्स कि इन रियलिटी व्हाट वी आर, या हम किस तरह के होते हैं। तो मान लो कोई साइकोलॉजिस्ट ने मेरे बारे में, मेरे सेल्फ को समझने के लिए स्टडी करी, है ना, तो ऐसे करके जैसे जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था दैट वाज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सेल्फ, कि अगर आप इस एक चीज़ को कंप्लीट करके इसको एनालाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस रिसर्च फील्ड में कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो। और अगर आपने ये होमवर्क किया है, ठीक है, आई नो कि सबने तो नहीं किया होगा पर कुछ स्टूडेंट्स ने किया होगा, तो अगर नहीं किया था अब तक तो भी आप कर सकते हो। करना क्या है, आपको 5 लोग लेने हैं, ठीक है, और उनको एक पेपर देना है। उस पेपर में आपको बस इतना काम करना है, आपको लिखना है आई एम और बस फिर उसको ब्लैंक छोड़ देना है और उनसे कहना है कि आपको ये आई एम व्हाट, ठीक है, आप क्या हो, आपको उसके बारे में लिखना है सारी चीज़ें। जब आप उनसे ये पेपर्स कलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वो अपने सेल्फ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एक तरह से आप डिफरेंट सेल्फ के ऊपर स्टडी कर रहे होगे, है ना। तो अब ये चीज़ किसने करी, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे केम एंड दे शोड देयर इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ सेल्फ।
तो जब इसको उन्होंने स्टडी किया तो उनको बिहेवियर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जानने को मिले जो कि सेल्फ से रिलेटेड थे। As indicated earlier, all of us carry within us a sense of who we are and what makes us different from everyone else. So we cling to our personal and social identities and feel safe in the knowledge that it remains stable in our lifetime. तो जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया था कि हम सब इन चीज़ों के इन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं कि who we are, हम कौन हैं, हम कैसे दूसरों से डिफरेंट हैं, है ना। और ऐसे करते करते हमारी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज बनती हैं। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो ये जो भी वर्ड्स मैं बोल रही हूँ आपको ये क्लियर होते चले जाएंगे, इवन क्रिस्टल क्लियर होते चले जाएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर देख लिया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। नहीं देखा है तो देख लो उसको, फिर यहाँ पे वापस आ जाना, फिर ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हम सब ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हु वी आर एंड हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन्स। तो हमारी एक अपनी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी होती है, और ये जो हमारा एक सेल्फ नॉलेज होता है, सेल्फ नॉलेज। अब सेल्फ नॉलेज का मतलब ऐसा नहीं कि आपका जो भी नॉलेज है, नॉट दैट, बट अपने आप को लेके जो भी नॉलेज आप कैरी करते हो, जो भी चीज़ें आप जानते हो, सो यू फील सेफ कि ये चीज़ आपकी लाइफ टाइम में स्टेबल रहने वाली है। Like for example, if you believe that you are a very hardworking person, this is your personal self. ये आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है, और ये चीज़ पूरे लाइफ टाइम रहने वाली कि मैं एक हार्डवर्किंग पर्सन हूँ, तो मेरी लाइफ में कोई भी ट्रिकी सिचुएशन आएगी, सो आई विल बी स्टेबल इन माई लाइफ टाइम, कि मैं ठीक है, मैं मेहनत कर लूँगी और उसके बाद में मैं किसी भी फेज को पास कर सकता हूँ। समझ रहे हो? क्लियर हो रही हैं चीज़ें? कोई बहुत ऐसी बड़ी सी बातें नहीं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ जो जनरल हम सबकी लाइफ में होता है ना। जैसे मान लो आप सोचते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन और आप हो, ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि यार कोई भी एग्जाम होगा तो मैं पढ़ के उसको पास कर लूँगा क्योंकि मैं वो इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं है तो उसको ये चीज़ पता है कि मैं उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे कोई भी काम करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। सो ये एक हमारा नॉलेज, सेल्फ नॉलेज जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो क्रिएट करता है। तो ऐसे करके जब सेल्फ को लेके बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट होना स्टार्ट हुई तो हमको बहुत सारे एस्पेक्ट्स सेल्फ को लेके पता चले, ठीक है, कि सेल्फ जो है उसमें बिहेवियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, या बिहेवियर जो है वो हमारे सेल्फ से बहुत बार इन्फ्लुएंस होता है, या हम किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं तो उसमें हमारा सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। समझ में आ रही है ये चीज़ें? अब इन सेल्फ के कुछ कंसेप्ट्स को हम पढ़ते हैं, लाइक व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट, व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी, व्हाट इज योर सेल्फ एस्टीम एंड मेनी मोर, ठीक है। तो 4 कंसेप्ट्स ब्रॉडली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है, एक एक करके सुनना है, इंपॉर्टेंट भी है और आपको जानने में बहुत इंटरेस्ट और मजा भी आएगा क्योंकि दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर सेल्फ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताई थी जब हमने ओवरव्यू किया था कि हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर किसी और चीज़ को जाने या ना जाने, बट हम खुद को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेल्फ कंसेप्ट को, कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है। देखो जनरली ये टर्म हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं, लाइक व्हाट इज सेल्फ कंसेप्ट, और उसका सेल्फ कंसेप्ट ऐसा है या वो इस तरीके का है या है जो भी, ठीक है। एक्चुअल में ये सेल्फ कंसेप्ट होता क्या है, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो, the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is also called self concept. जिस तरह से हम अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, और हम कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, हमारे अंदर क्या सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इन्हें समझते हैं, उसे सेल्फ कंसेप्ट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई पर्सन है और वो ऐसे बोलता है कि मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट पर्सन हूँ, ठीक है, मैं हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा डांसर हूँ, या मैं बहुत ही अच्छा कुक हूँ, और साथ ही साथ में कभी भी नेगेटिव सिचुएशंस में मेरा मॉरल डाउन नहीं होता है। क्लियर? अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है तो ये उसका सेल्फ कंसेप्ट है। जिस तरह से हम अपने आप को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस, थॉट्स, आइडियाज़ में आप ओपिनियंस और थॉट्स भी ले सकते हो, है ना, कि हमारे क्या ओपिनियंस होते हैं चीज़ों को लेके, हमारे क्या थॉट्स होते हैं, किस तरह से हम थिंकिंग करते हैं, ओके।
हमारी कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, और हमारे एट्रीब्यूट्स। जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको हो जाती है, इसको हम परसीव कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ये हमारा एक सेल्फ कंसेप्ट बताता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन कह रहा है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो इंटेलिजेंट में वो अपने एट्रीब्यूट को बता रहा है, हार्ड वर्किंग अपनी कॉम्पिटेंसीज को बता रहा है, और उसने बोला कि मैं हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहता हूँ, उसका आइडिया, उसका थॉट प्रोसेस, और साथ ही साथ में किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में मेरा मॉरल डाउन नहीं होता है, ये वो अपने आप को उतने अच्छे से समझता है। तो जब हम ये सारी चीज़ों को अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी बात, चाहे आपको लेके वो कोई नेगेटिव चीज़ हो या आपको लेके कोई पॉजिटिव चीज़ है, अगर आप उस एक चीज़ को समझते हो, आप जानते हो, वो सेल्फ कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जैसे आप अपने आप को परसीव करते हो, समझते हो, वो आपका सेल्फ कंसेप्ट होता है। हालांकि सेल्फ कंसेप्ट टाइम के साथ में डेवलप होता चला जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट द रियलिटी इज दिस कि सेल्फ कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या, मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा कि हम 4 चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लाइक सेल्फ कंसेप्ट है, सेल्फ एस्टीम है, तो मिक्स मत कर देना सब कुछ। सेल्फ कंसेप्ट को सेल्फ कंसेप्ट में ही रखना, चाहो तो छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो इसके, ठीक है। देखो ऐसे करो कि 4 सेक्शंस बनाओ एंड यहां पे लिखो सेल्फ कंसेप्ट, और सेल्फ कंसेप्ट में आपने क्या पढ़ा है उसको एक एक करके यहाँ पे पॉइंट्स नोट करते जाओ। फिर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिखना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल्फ एस्टीम, ठीक है। और फिर उसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं वो लिखते जाना, सब सामने आमने सामने ही लिखना। तो उससे क्या होगा कि आप कंपैरेटिव स्टडी भी करते जाओगे। ये खैर हम लास्ट में कर ही लेंगे, नोट्स बना ही लेंगे, बट आप ऐसे करते चलना, ठीक है। ओके, सो ये आपका एक सेल्फ कंसेप्ट का मीनिंग आपको क्लियर हुआ। नाउ एट अ वेरी जनरल लेवल दिस व्यू ऑफ वन सेल्फ इज ओवरऑल ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको कहा ना, ये जो व्यू पॉइंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। मतलब जैसे यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया, दैट होल वॉज वेरी पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे, कि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में डर जाता हूँ, मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ, है ना। इमोशनल इन द सेंस कि मैं छोटी छोटी बातों पे रो देता हूँ, फाइन। मुझे बहुत सारी चीज़ें हर्ट करती हैं, या लोग मुझे अक्सर हर्ट कर देते हैं, है ना, और मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपका सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका सेल्फ कंसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। At a more specific level, a person may have a very positive view of his or her athletic bravery, but a negative view of his or her academic talents. अब जनरल लेवल में आप पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हो, बट अगर हम स्पेसिफिक किसी एक पर्सन की बात करें तो वो पर्सन किसी एक चीज में पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होल्ड कर सकता है, वहीं दूसरी चीज में नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट होल्ड कर सकता है। कैसे, जैसे मान लो आप कहते हो कि एथलेटिक्स में तो मैं, मतलब मेरा कोई सेकंड हो ही नहीं सकता, मतलब मेरे तो बिल्कुल सामने कोई कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही वो पर्सन हूँ जो एथलेटिक्स में हमेशा एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता हूँ। सो आई एम वेरी मच गुड इन माय एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स और जो भी चीज़, ठीक है। वही सेम पर्सन कहता है, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है, जब एकेडमिक्स की बात आती है, तो मैं उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे स्कूल में पढ़ाई में तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन जब भी मैं स्पोर्ट्स में कोई काम करता हूँ तो मेरा कोई तोड़ ही नहीं है, फाइन। सो हमारा सेल्फ कंसेप्ट ऐसा भी स्पेसिफिक हो सकता है। सेल्फ कंसेप्ट इज जनरली आप अपने आप को कितना जानते और समझते हो, कि आपके आइडियाज़ क्या हैं, आपके ओपिनियंस क्या हैं। बहुत सारे लोगों का सेल्फ कंसेप्ट जो है वो उतना स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब वो अपने आप को भी बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप ही से पूछूं, मैंने पूछा था ना इवन प्रीवियस क्वेश्चन में ये सवाल, हु यू आर, तो आप अपने बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा तो बताओगे, बट उसके बाद में थोड़ा सा सोचने लगोगे, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, बट स्टिल यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ टू मी, ठीक है। भले ही सोच के थोड़ा टाइम लेके, बट यू विल टेल मी, है ना। तो कहीं कहीं पे हमको कुछ चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है, तो हम बता दें कि देखो हम इस तरह के हैं। लाइक इफ आई से कि विद इन 1 मिनट टेल मी अबाउट योर आइडियाज, योर ओपिनियंस, योर एट्रीब्यूट्स एंड योर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो यू विल टेल मी,
है ना। तो पर कुछ ही कुछ चीज़ें, अगर आपका अपना सेल्फ कंसेप्ट बहुत क्लियर है तो आप एक ही बार में सारी चीज़ें बता दोगे, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है, अभी आप अपने आप को ही बहुत अच्छे से नहीं जानते हो, तो उसको भी आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो? ओके। At an even more specific level, one may have a positive self-concept about one's reading ability, but a negative one about one mathematical skill. और specific level में अगर हम जाएं तो कोई पर्सन अपनी रीडिंग एबिलिटी को लेके बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन वहीं अपने मैथमेटिकल स्किल्स को लेके बहुत ही नेगेटिव है। सो फाइंडिंग आउट एन इंडिविजुअल सेल्फ कंसेप्ट इज नॉट ईजी। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड्स इन्वॉल्व आस्किंग द पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। वही जो मैं अभी आपको कह रही थी कि किसी का सेल्फ कंसेप्ट को जानना बहुत ईजी नहीं होता है। ओनली थिंग इज कि मैं आपसे कहूँ कि आप अपने बारे में मुझे बताओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हो, ठीक है, आपसे मैं कहूँ मेरे सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? नहीं, क्योंकि माई सेल्फ इज माई सेल्फ, योर सेल्फ इज योर सेल्फ। फाइन। सो हम किसी के सेल्फ कंसेप्ट को इजीली जान नहीं सकते। कब जान सकते हैं? जब हम उससे कहें कि आप अपने बारे में मुझे बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, मुझे आपका सेल्फ कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे अपने बारे में बताओ, और आपने मुझे बताया कि मैडम मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, या किसी ने कहा कि मैं एक एवरेज इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, और साथ ही साथ में जो है मैं हमेशा बहुत मेहनत करता हूँ अपनी पढ़ाई वगैरह करने के लिए, और मैं हमेशा बहुत ही ऑनेस्ट रहता हूँ अपने एग्जाम टाइम्स में, कभी भी चीटिंग नहीं करता हूँ, और साथ ही साथ में और भी आपने अपनी क्वालिटीज़ के बारे में मुझे बताया, तो अपने सेल्फ कंसेप्ट को बताया मतलब, तो मैं जान पाऊंगी कि आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या है। और अगर आपने मुझे ये चीज़ नहीं बोली है तो मैं कैसे जान पाऊंगी, है ना। तो सेल्फ कंसेप्ट को समझना उतना इजी नहीं होता, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि सेल्फ कंसेप्ट हर किसी का क्लियर नहीं होता। हो सकता है आपका सेल्फ कंसेप्ट मतलब आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, पर कोई दूसरा पर्सन वहीं पर है जो उसको उतना अच्छे से नहीं जानता। हालांकि टाइम के साथ में ये डेवलप होता चला जाता है, और सभी का जो सेल्फ कंसेप्ट है वो क्रिएट होता चला जाता है। फाइन, सेल्फ कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। लिख लें इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो यही चीज हम लिखेंगे कि परसीव आवरसेल्व्स एंड द आइडियाज, कॉम्पिटेंसीज, एट्रीब्यूट्स। ये चार चीजें आपको लिखनी है इसके अंदर। देखो लिखते हैं यहाँ पे, सो सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या है? वो पर्सन जो परसीव कर लेता है किन चीजों को, अपने आप को, और उसमें क्या क्या, उसके आइडियाज, उसकी अपनी कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, नोट करना है ये सब आपको, ओके। और साथ ही साथ में उसके अपने एट्रीब्यूट्स। तो वो पर्सन का सेल्फ कंसेप्ट, उसे क्या कहेंगे? सेल्फ कंसेप्ट। दूसरी चीज जो सेल्फ कंसेप्ट है वो कैसे हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? बस इतना सही नोट करना है, इसमें ज्यादा नोट नहीं करना। फाइन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, अब हम आ जाते हैं। फाइन, ओके। नेक्स्ट यू हैव इज सेल्फ एस्टीम। अब इस एक चीज को समझो कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है। इसको लेके हमें पता होता है बट हम इस वर्ड को यूज नहीं करते। सेल्फ कंसेप्ट को, हम टर्म को तो बहुत बार यूज करते हैं सेल्फ कंसेप्ट को, लेकिन सेल्फ कंसेप्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं ये हमको नहीं पता होता। सेल्फ एस्टीम आपको पता है, पर इस टर्म मतलब उसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे ये आपको नहीं पता। देखो कैसे समझते हैं। सेल्फ एस्टीम इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ। एज पर्सन्स वी ऑलवेज मेक जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ। This value judgment of a person about himself or herself is called self-esteem. देखो, हम सभी की लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ एस्टीम। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपने आप को लेके एक वैल्यू जजमेंट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे से जो है मेहनत करी थी और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आते हैं, लाइक यू स्कोर 98% ओवरऑल, इवन प्लस। फाइन, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, जरूरी नहीं कि यही स्कोर करने से आपका एक बहुत मतलब आपको पॉजिटिव चीजें आती हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके मान लो एग्जाम में 98% मार्क्स आते हैं। यू विल जज योर सेल्फ, अपने आप को जज करोगे कि नहीं करोगे? कि ऐसे बोलोगे अरे वो तो हो गया मेरे से, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। यू विल जज योर सेल्फ कि हाँ मेरे अंदर वो
कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ और मैं एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। बोलोगे अपने बारे में या नहीं बोलोगे? बोलोगे। जनरली हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम अपनी चीज़ों को लेके उसकी वैल्यू, उसके वर्थ को जज करते हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। ठीक है, एज पर्सन्स वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आर वैल्यू, आर ओन वैल्यू और वर्थ, कि हमारी अपनी क्या वैल्यू है, हमारी अपनी क्या वर्थ है, उसको लेके हम अक्सर कुछ जजमेंट्स बनाते हैं। ये जो वैल्यू जजमेंट होता है अपने आप को लेके, इसे सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। अब ये काम तो आप सब पहले से कर रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसे सेल्फ एस्टीम कहा जाता है, ये मैं आपको बता रही थी। ठीक है, सो सम पीपल हैव हाई सेल्फ एस्टीम whereas others may have low self esteem। अब देखो सेल्फ एस्टीम हाई और लो हो सकती है, कैसे? In order to assess self esteem, we present a variety of statements to a person and ask him or her to indicate the extent to which those statements are true for him or her। इस सेल्फ एस्टीम को समझने के लिए कि किसी पर्सन का हाई सेल्फ एस्टीम है या लो सेल्फ एस्टीम है, या उसके सेल्फ एस्टीम को जानने के लिए हम जनरली एक पर्सन से कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उसको आंसर करना होता है। तो हम उससे क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि कितना एक्सटेंट तक ये स्टेटमेंट्स उसके अकॉर्डिंग सही हैं या गलत हैं। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि ये स्टेटमेंट आपके बारे में सही है या गलत है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी may ask a child to indicate the extent to which a statement such as I am good at homework or I am the one usually chosen for the games or I am highly liked by my peers are true for him or her। जैसे मान लो मैं आप ही से ये क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है, क्या आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके जाते हो? या मैंने आपसे बस मतलब मैंने क्वेश्चन वे में नहीं पूछा, मैंने आपसे ये कहा कि आप तो हमेशा अपना होमवर्क बहुत ही अच्छे तरीके से करके जाते हो। अगर आप करके जाते हो, ठीक है, या जो भी है रीज़न, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं तो हमेशा जो भी मुझे टीचर होमवर्क देती है मैं हमेशा उसको टाइमली मैनर में करता हूँ, इवन प्रायोरिटी पे रख के उसको करता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि क्या आप ही वो पर्सन हो जिसे सारे गेम्स में हमेशा सबसे पहले चूज किया जाता है, या आप अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो, आपको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब इन क्वेश्चंस का आंसर आप ट्रू या फॉल्स में करते हो, दैट डिटरमाइंस योर सेल्फ एस्टीम। इफ अ चाइल्ड रिपोर्ट्स दीज स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू फॉर हिम और हर, दैट मीन्स कि उसका सेल्फ एस्टीम हाई है इन कंपैरिजन टू दोज जो कि इसको नो कहते हैं। समझ रहे हो इस एक चीज को? समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स टीचर आपकी क्लास में आते हैं और वो आपसे बोलते हैं कि ये वाला गेम्स होने वाला है, ठीक है, ये गेम्स ऑर्गेनाइज होगा और इसके लिए मुझे स्टूडेंट्स चाहिए मेरी क्लास से। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ही वो स्पोर्ट्स टीचर हूँ, मैं आ गई आपकी क्लास में और मैंने आपसे कहा कि देखो हमारे स्कूल में एक इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है और उसके लिए मुझे आपकी क्लास से 10 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ये सुनते से ही उनका रिएक्शन ऐसा होगा, अच्छा फुटबॉल कंपटीशन, चलो हम तो मतलब इसके लिए है ही नहीं कहीं पे, हमारा तो कोई नाम आना ही नहीं, तो हमें क्या, चलो हम तो अपना काम करते हैं। दैट मीन्स यू आर लो ऑन योर सेल्फ एस्टीम। फाइन। कहीं दूसरा पर्सन है जो ये बोलता है अच्छा फुटबॉल कंपटीशन, मैं तो बिल्कुल आगे रहूंगा, मुझे तो गेम्स में चूज होना ही होना है और मैं तो हो भी जाऊंगा, मैं तो खेल भी लूंगा इंटर स्कूल कंपटीशन। फाइन, वो पर्सन हाई ऑन सेल्फ एस्टीम। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स की, आपके एप्टीट्यूड की, आपके इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें अभी हमने साइड रख दी हैं। जस्ट द ओनली थिंग इज कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने मुझसे कहा कि नहीं ये तो हमारे लिए है ही नहीं, आपका सेल्फ एस्टीम लो है। आपने मुझसे कहा कि हाँ ये सही बात है, मैं ऐसा हमेशा करता हूँ या कर सकता हूँ, दैट मीन्स योर सेल्फ एस्टीम इज हाई। मैंने आपसे कहा मैं आपकी क्लास में आई, मैं साइकोलॉजी टीचर हूँ और मैं आप लोग के ऊपर कुछ रिसर्च वगैरह कुछ कंडक्ट कर रही हूँ। मैं आपकी क्लास में आई और मैंने आपसे कहा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके फ्रेंड्स उनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या अपने फ्रेंड्स में वो बहुत पॉपुलर हैं। जितने लोगों ने हैंड रेज करे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने, उनका सेल्फ एस्टीम हाई है। जिन्होंने रेज नहीं किया है उनका सेल्फ एस्टीम लो है, क्योंकि उनका वैल्यू जजमेंट लो है खुद को लेके कि यार मेरे तो फ्रेंड्स मुझे पसंद ही नहीं करते, मैं तो कभी अपने फ्रेंड्स के अंदर पॉपुलर होता ही नहीं हूँ या होती नहीं हूँ, जो भी केस है। अब समझ में आया कि सेल्फ एस्टीम क्या होता है? वैल्यू जजमेंट खुद को लेके।
झूठा वैल्यू जजमेंट नहीं करना है कि भले पॉपुलर नहीं है तब भी मैंने बोल दिया, ठीक है, नॉट दैट काइंड ऑफ। लेकिन मतलब सच झूठ इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फिर भी आप अपने आप को लेके कितना वैल्यू जजमेंट देते हो, आप अपनी वर्थ कितनी ज्यादा समझते हो। अगर आप अपने आप को वर्थलेस समझते हो, ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम आपका बहुत ही ज्यादा लो है। अगर आप ऐसे सोचते हो कि कोई भी काम हो रहा है, यार मेरी तो वहां पर रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, मेरे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टीचर्स जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करिए और उन्होंने बोला कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, 4-5 का हाथ उठा, बाकियों ने उठाया नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि टीचर उन्हें सिलेक्ट करेगी ही नहीं। दैट मीन्स आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो, ये वाली चीज समझ गए। अब समझे कि सेल्फ एस्टीम क्या एक चीज है। ओके, सो स्टडीज इंडिकेट दैट बाय द एज ऑफ 6 to 7 years children seem to have formed self esteem at least in 4 areas। कौन कौन सा? academic competence, social competence, physical or athletic competence and physical appearance which became more refined with age। I hope so self esteem आपको क्लियर है कि ये एक चीज क्या होती है, ठीक है। थोड़ा सा नोट करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा, फिर इसके ऊपर आगे आते हैं, है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे किसकी? सेल्फ एस्टीम की। सेल्फ esteem, that means what? Value judgment, value judgment about our own value or worth। Now this can be high or this can be low। क्लियर? इसमें कोई डाउट है सेल्फ एस्टीम में? अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में कि मैम ये चीज हमको नहीं आई समझ में, या इसको हमको वापस से एक्सप्लेन कर दो। बताओ, अगर यहाँ पर इतने में कोई भी डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, तो पूछ लो। फाइन, आई होप सो क्लियर है ना। देखो, अब जो दूसरी चीज वो कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि रिसर्च ये बताती है कि जब बच्चे 6 से 7 साल के हो जाते हैं, ठीक है, जब बच्चे 6 से 7 साल की एज में आ जाते हैं तो एटलीस्ट 4 एरियाज में वो अपना सेल्फ एस्टीम डेवलप कर लेते हैं। कौन कौन सा? पहला एकेडमिक, दूसरा सोशल, तीसरा फिजिकल या एथलेटिक, और चौथा फिजिकल अपीयरेंस। चलो फिजिकल अपीयरेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं, कोई बच्चा है, बहुत ही मोटू गोलू सा है, ठीक है, उसके क्यूट क्यूट से गाल हैं, छोटे बच्चों की बात करें, 6-7 साल के बच्चों की, ठीक है, और उसके हेयर्स बहुत ही सिल्की हैं, बहुत ही सुंदर हैं। सेम चीज़ लड़की के साथ में, ठीक है, लड़की है बहुत गोल मटोल सी है और बहुत ही प्यारे उसके बाल हैं, बहुत लंबे से हैं, ठीक है, उसकी आईज बहुत बड़ी बड़ी हैं और ब्लू आईज हैं, ब्राउन आईज हैं, ठीक है, दोनों की, लड़के लड़की सभी की अगर हम बात करें तो, और बहुत ही फेयर हैं अपने स्किन टोन में, और साथ ही साथ में हाइट, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। इसके अपोजिट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े स्किनी से हैं, ठीक है, हेयर्स बहुत अच्छे हैं, सिल्की हैं, बट मे बी स्किन टोन जो है वो बहुत ही लाइटर है। फाइन, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जनरली इंडियन सोसाइटी के अंदर क्या एक चीज़ होती है कि मतलब पहले के समय में भी ये चीज़ होती थी, अभी भी बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं। स्किन टोन को लेके कमेंट करना, नोज को लेके कमेंट करना, आईज को लेके, हेयर्स को लेके, जनरली लोग आपको जज करते हैं, और ये चीज़ स्टार्टिंग से आपके साथ में हो जाती है। जब आप छोटे से होते हो ना, तभी से ये एक जो जजमेंट है आपको लेके कि आप कैसे दिखते हो, ये स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से आपका खुद को लेके एक सेल्फ कंसेप्ट बन जाता है, ठीक है, क्या कहा मैंने? सेल्फ एस्टीम नहीं कहा, सेल्फ कंसेप्ट आपका डेवलप हो जाता है ना। अब जैसे कोई बहुत सुंदर दिखता है तो उसका स्टार्टिंग से सेल्फ एस्टीम बड़ा हाई रहेगा, अरे मैं तो बहुत सुंदर दिखता हूँ, मेरे तो हमेशा सब लोग मेरी बहुत तारीफ करते हैं, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मैं तो हमेशा बहुत सुंदर ही रहूँगा। फिजिकल अपीयरेंस की बात मैं आपसे कर रही हूँ। कोई पर्सन है जो दिखता बहुत ही सुंदर है, फेयर भी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है, तो उसको ओवरवेट के लिए टॉन्ट मारा जाएगा। कोई स्किनी है तो उसको उसके लिए टॉन्ट मारा जाएगा, है ना। तो जनरली ये चीज़ देखो, मैं मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सोसाइटी के थ्रू होती है, क्योंकि आप क्या किसी को जज कर रहे हो उसके ब्यूटी को लेके, उसके अपीयरेंस को लेके। यहाँ से बच्चों का एक सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है, और यही उनकी सेल्फ एस्टीम को डिस्क्राइब करता है। जिन्हें चिढ़ाया जाता है कि आप तो बहुत पतले से हो, आप तो बहुत, आपका कलर बहुत ही डल है, आपकी आंखें ऐसी हैं, आपके गाल ऐसे हैं, आपके हाथ ऐसे हैं, आपका पेट ऐसा है, जो भी चीज़ बोली जाती है,
तो वहां से जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो जाती है, ठीक है। इसमें सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और आप सोशली कितने कॉम्पिटेंट हो ये एक चीज भी बच्चों के अंदर आ जाती है, ठीक है। सोशल कॉम्पिटेंस होने का मतलब क्या है कि आप कितना ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हो, है ना, आप उनके साथ में कैसे बात वगैरह कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, आप बहुत शाय हो या बहुत ही आउट स्पोकन हो काइंड ऑफ। आप फिजिकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस, आप स्ट्रांग हो या आप जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा काम वगैरह नहीं कर पाते हो, थक जाते हो या ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है। आप अपने एकेडमिक्स में कैसा परफॉर्म करते हो, ये वो 4 चीज़ें हैं जिनको लेके मतलब बच्चों का एक सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप हो जाता है, जो 6 से 7 साल के बच्चे होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि 6 से 7 साल के बच्चे कैसे होते हैं, है ना, छोटे होते हैं, अभी चीज़ों को सीख रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को वो समझने लग जाते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, हु वी आर, इसको वो आंसर अभी कर सकते हैं। अभी आप किसी 6-7 साल के बच्चे से पूछोगे कि बेटा तुम कौन हो, तो आपको अपने बारे में बता देंगे। लाइक अगर आप उनसे पूछो कि अपने बारे में बताओ, तो वो आपको बता देगा कि देखो मेरा नाम ये है, मैं एक बॉय हूँ, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी ये फ्रेंड है, ठीक है। ऐसे वो आपको अपने बारे में बता देगा, लड़की लड़का जो भी होगा, ठीक है। यहीं से उनका सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होता चला जाता है। जैसे मैंने आपको फिजिकल अपीयरेंस का बताया कि जैसे बॉय हो, गर्ल हो, बॉडी किस तरह की है, स्किनी हो, है ना, या फैट हो, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपके फिजिकल फीचर्स कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको बताया इन जनरली ये सभी जगह पर होता है, ठीक है, कि मतलब सोसाइटी जो है इन चीज़ों में, ये सोसाइटी वाली चीज़ तो मतलब अलग ही है, वो सभी जगह पर आ जाते हैं समाज के 4 लोग। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, इस एक चीज़ को लेकर उनका सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है। लेकिन समवन इज वेरी फेयर और बहुत ही सुंदर, तो उसका सेल्फ एस्टीम बड़ा हाई रहता है जनरली, ठीक है। जनरली बाद में ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फिजिकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस मैंने आपको बताया कि वो मतलब हार्ड वर्किंग है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, या फिर वो थोड़ा डल रहता है, ठीक है। न्यूट्रिशनस वैल्यू मतलब चीज़ें जो है वो कम है। सोशल मैंने आपको बताया कितना इंटरेक्ट कर सकता है, शाय है, क्या है, वो सारी चीज़ें। और एकेडमिक कि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है या वो बिल्कुल डब्बा गोल है। फाइन। सो ये जो एक सेल्फ एस्टीम है, ये 6-7 साल के बच्चों के अंदर डेवलप होने लग जाता है। एटलीस्ट 4 चीज़ों के लिए तो डेवलप होने लग जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वो इन्फेंट एज से बाहर आते हैं, 3-4 साल के होते हैं, वो इस क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक वो बॉय हैं, वो गर्ल हैं, उनकी क्या सारी चीज़ें होती हैं, बॉय को क्या करना चाहिए, गर्ल को क्या करना चाहिए, ये चीज़ें उनके अंदर क्लियर होने लग जाती हैं। और यहाँ एक एज के साथ में सेल्फ एस्टीम जो है वो डेवलप होने लग जाता है। Our capacity to view ourselves in terms of stable dispositions permit us to combine separate self-evaluations into a general psychological image of ourselves. This is known as an overall sense of self-esteem. और हमारी कैपेसिटी कि हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों के अंदर स्टेबल डिस्कम्पोजिशंस में, ये क्या करती है, हमको सेल्फ इवेल्युएट करने में हेल्प करती हैं। और फिर हम इन सारी चीज़ों को ओवरऑल उसमें क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सोशल सेल्फ एस्टीम कैसा है, मेरा एकेडमिक एकेडमिक सेल्फ एस्टीम कैसा है, मेरा फिजिकल सेल्फ एस्टीम कैसा है, मेरा एथलेटिक सेल्फ एस्टीम कैसा है, और इन जनरल सारी चीज़ों को लेके मेरा जो एक सेल्फ वैल्यूएशन है अपने आप को लेके, ठीक है, उन सारी चीज़ों को जब मैं कंबाइन कर लेती हूँ तो मेरा एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम वो बन जाता है। मतलब ये सेल्फ एस्टीम क्या है, वैल्यू जजमेंट। अब कोई पर्सन है, उसके अगर हम सोशल और फिजिकल अपीयरेंस वाला, ठीक है, ये 2 सेल्फ एस्टीम की बात करें तो वो पर्सन ये परसीव करता है कि उसका जो सोशल सेल्फ एस्टीम है वो लो है या हाई है। सोसाइटी में वो सभी के साथ में इंटरेक्ट कर लेता है, उसका एक बहुत ही अच्छा पीयर ग्रुप है, उसके फैमिली हमेशा उसको सपोर्ट करती है, और ये सारी चीज़ों के थ्रू उसका सेल्फ एस्टीम हमेशा हाई रहता है। और उसके फिजिकल अपीयरेंस जो है उसमें उसकी हाइट कम है, और साथ ही साथ में एनर्जी लेवल पे अगर हम बात करें तो वो भी बहुत कम है, तो इसलिए थोड़े ही काम है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, ठीक है। तो उसका जो मतलब
सॉरी मैंने आपको वो फिजिकल एथलेटिक्स वाला बता दिया। फिजिकल अपीयरेंस में मान लो कि वो बहुत ही ज़्यादा फैट है तो वो ज़्यादा काम वगैरह नहीं कर पाता है और ये उसका एक फिजिकल अपीयरेंस है, तो इस एक चीज़ को लेके उसका सेल्फ एस्टीम लो रहता है। ऐसे करके मैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर बना सकती हूँ कि मेरा सेल्फ एस्टीम कहाँ पर हाई है, कहाँ पर लो है, कहाँ पर मैंने अपने आप को किस तरह से जज किया हुआ है, मेरा सेल्फ इवेल्युएशन कैसा है। ठीक है, तो जो सेपरेट चीजों का है मैंने उन सारी चीजों को कंबाइन कर दिया, एक जनरल साइकोलॉजिकल इमेज अपनी बना ली। मतलब ये सारी चीजों को मैंने कंबाइन किया कि कहाँ पर कैसा है, कहाँ पर कैसा है, और ऐसे सारी चीजों को कंबाइन करके मेरी अपनी एक क्या बन गई, साइकोलॉजिकल इमेज। फाइन, जैसे हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं और साथ ही साथ में हमारा अलग चीज़ों को लेके एक अलग आउटलुक होता है। अब अगर इन सारी चीज़ों को मिला दोगे तो आपकी एक अपनी इमेज होगी ना, है ना, एक ओवरऑल इमेज आपकी खुद को लेके, उस ओवरऑल सेल्फ एस्टीम को, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि हमारा अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सेल्फ एस्टीम होता है, पर जब हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारी एक जनरल साइकोलॉजिकल इमेज बन जाती है जिसे ओवरऑल सेल्फ एस्टीम कहा जाएगा, ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। समझ में आ रहा है यहाँ पर भी? आई होप सो, इतने में भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सो सेल्फ एस्टीम शोज a strong relationship with our everyday behavior. Like for example, children with high academic self-esteem perform better in schools than those with low academic self-esteem. And children with high social self-esteem are more liked by their peers than those with a low social self-esteem. तो ये जो हमारी सेल्फ एस्टीम होती है ये हमारे बिहेवियर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप या एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमारे बिहेवियर के साथ में बना के रखती है। जैसे मान लो कि कोई बच्चे हैं जिनका एकेडमिक सेल्फ एस्टीम बड़ा ही हाई है, तो वो स्कूल में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जिनका सेल्फ एस्टीम लो है। जिनका सोशल सेल्फ एस्टीम हाई है उनके पीयर्स उनको ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं चीज़ों में, ज़्यादा अच्छे से वोकल होकर अपनी चीज़ों को बता पाते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जो शांत शांत रहते हैं, जो ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। क्लियर? तो ये जो हमारा सेल्फ एस्टीम है ये हमारे बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होता है। नाउ कमिंग बैक टू दी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो क्या वो चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, ये जो हमारा वैल्यू जजमेंट होता है ना, हमारा अपने आप को लेके, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर चीज़ में हम ऐसे हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ में हम ऐसे हैं, ये चीज़ हमारे बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आपके स्कूल में आपकी टीचर ने आप सभी को बुलाया साथ में और आपसे कहा कि मतलब पूरी क्लास में आपकी टीचर आ गई और उन्होंने बोला कि मुझे सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, आप में से कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो। तो जिन 4-5 ने हाथ उठाया था उनका सेल्फ एस्टीम हाई है और आप लोगों का सेल्फ एस्टीम लो है जिनने नहीं उठाया था। मान लो आप भी उन्हीं में से हो जिनने हाथ नहीं उठाया था, मतलब हैंड रेज नहीं किया था। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी हाई सेल्फ एस्टीम है वो हर एक स्फीयर में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे, टीचर से बात करेंगे, हर एक चीज़ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में लाइन में पीछे रह जाओगे। तो ये चीज़ आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है? ऑब्वियसली हो रही है। तो इसीलिए सेल्फ एस्टीम का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है हमारे बिहेवियर के साथ में। Fine. On the other hand, children with low self-esteem in all area are often found to display anxiety, depression and increasing antisocial behavior. साथ ही साथ में जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादातर स्फीयर्स में लो होता है, जैसे मान लो 10 में से 8 स्फीयर्स में आपका सेल्फ एस्टीम लो है, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं ना जनरली उनको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इवन एंटी सोशल बिहेवियर की सोसाइटी अच्छी नहीं है उसके अगेंस्ट में रहना, उसके एंटी रहना है, ये चीज़ें उन बच्चों के अंदर हमको देखने को मिलती हैं। Studies have shown that warm and positive parenting helps in the development of high self-esteem among children as it allows them to know that they are accepted as competent and worthwhile. साथ ही साथ में स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि अगर पॉजिटिव पेरेंटिंग की जाती है, पॉजिटिव पेरेंटिंग इन द सेंस कि अगर आप बच्चों को एक बहुत ही सिक्योर इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो, ये पेरेंट्स के लिए है ना, कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट इन द सेंस कि बच्चे खुल के कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ उनको अपने अंदर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी वो फील करें लेकिन ईजिली
टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट दैट। और साथ ही साथ में एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट है, किसी चीज़ का डर धमकाना ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चों के अंदर हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, क्योंकि ये चीज़ उनको अलाउ करती है ना, कि देम टू नो कि वो एक्सेप्टेड हैं, उनकी वर्थ है और वो बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चे हैं, अब वो अपनी लाइफ में कोई काम करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो फैमिलीज के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दिस इज फैमिली 1, दिस इज फैमिली 2। ये जो फैमिली 1 है, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ही पॉजिटिव और वार्म एनवायरनमेंट अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इनके बच्चे सेम स्कूल में जाते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। अब इनके स्कूल में फॉर एग्जाम्पल एक कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। कोई भी कंपटीशन होने वाला है जिसमें इन दोनों को पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एनुअल डे का कंपटीशन होने वाला है और यहाँ पे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो अब भाई एनुअल फंक्शन होगा तो ऐसे में पढ़ाई वगैरह तो ज़्यादा स्कूल में होगी नहीं, बट जनरली अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें इनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इवन मान लेते हैं कि इन दोनों को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, लीडर बन सकता है किसी एक ग्रुप का। स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है, उसमें एक ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप को लीड करना है। इन दोनों के अंदर वो क्वालिटीज हैं कि ये दोनों लीड कर सकते हैं। क्लियर? इन दोनों के अंदर क्वालिटीज हैं कि ये दोनों लीड कर सकते हैं। अब ये दोनों को इस बारे में पता चलता है तो ये लोग अपनी टीचर से बात कर लेते हैं कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे मैम, हम कर लेंगे, ऐसे करके ये लोग बता देते हैं। अब जब ये अपने घर जाते हैं, ये लोग अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं उस एक चीज़ के लिए, तो F1 फैमिली के जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं अरे बिल्कुल बेटा, आपको जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है आप कर लो, ठीक है, बस आपको अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करना है, बट यू विल मतलब आप इसमें भी पार्टिसिपेट करो, दैट विल इंक्रीज योर स्किल्स और इससे जो है आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे काम में। इस तरह के उससे ए को उन्होंने बोला, समझा दिया सारा कुछ। जब बी ने पूछा तो बी के पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको स्कूल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जाओ, ये सब करके आप अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो, तो बेटर है कि जितने दिन स्कूल में ये सब चीज़ें होने वाली है आप घर पर रह के अपनी पढ़ाई करो। अब दोनों के दोनों वापस स्कूल में आए, ठीक है, अब दोनों वापस आ गए स्कूल में। ए ने बताया कि मैं लीड कर सकता हूँ और बी ने बताया कि मेरे पेरेंट्स ने तो मना कर दिया। तो टीचर ने बी को बोला ठीक है आप जाओ अपना पढ़ाई वगैरह करो, और ए सामने आ गया और ए जो है अपनी सारे काम करने लग गया। अब बी ये चीज़ डेली दिख रहा है। यहाँ पे बी का सेल्फ एस्टीम दोनों तरफ से लो हो गया। एक तो ये कि उसने स्कूल में टीचर से बोल दिया था कि मैम मैं लीड करूँगा, लेकिन बाद में पेरेंट्स ने मना कर दिया तो उसका थोड़ा सा मॉरल डाउन हो गया और उसको ऐसा लगा कि ए के पेरेंट्स तो कितने अच्छे हैं जो उसको हर चीज़ के लिए बोल देते हैं, मुझे क्यों नहीं बोलते, क्या मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, और ऐसा क्वेश्चन वो अपने आप को करने लगा और ऐसे करते करते उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो लो हो गया। ए का सेल्फ एस्टीम और हाई हो गया। क्लियर? अब देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बहुत ही गलत हैं, इसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पेरेंट्स का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, सब अपने बच्चों को अपने तरीके से समझाते हैं कुछ चीज़ों को देखते हुए, है ना, कि हमने भी लाइफ में चीज़ें देखी हैं तो वो उस बेसिस पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेरेंट्स यहाँ पर गलत हैं, बट द ओनली थिंग इज कि आप और जितना ज़्यादा उनको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा उनका सेल्फ एस्टीम ग्रो होगा। ठीक है, ना ही F1 के पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं ना ही F2 के पेरेंट्स गलत बोल रहे हैं, बस दोनों का कहने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। क्लियर? तो ऐसे कोई भी अपने पेरेंट्स को लेके एंटी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो दैट इज द थिंग अबाउट कि पेरेंट्स किस तरह का आपको पेरेंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। अब चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स हेल्प करते हैं डिसीजंस वगैरह को लेने के लिए, इवन व्हेन दे डू नॉट नीड असिस्टेंस, ऑफन सफर फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। कुछ बच्चों के पेरेंट्स जो उनको तब भी डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं जब उनकी ज़रूरत नहीं है, इससे भी सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने केस में देखा कि बी ने डिसीजन ले लिया था एंड बी वॉज जस्ट टेलिंग कि भाई देखो मैंने जो है पार्टिसिपेट किया है, मैं भी लीड करूंगा और दैट विल बी गुड फॉर माई सेल्फ। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स ने उसके डिसीजन में आके नहीं, देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये होगा वो होगा, तो इससे भी एक उसका सेल्फ एस्टीम लो हुआ। और दूसरी चीज़, जब बच्चे खुद से कोई चीज़ करना चाहते हैं लेकिन उसमें पेरेंट्स अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहते हैं, तो ऐसे में बच्चों का सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है कि यार मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दो मेरे तरीके से।
फाइन, समझ रहे हो इस एक चीज को? सो ये समझ में आया कि हाई सेल्फ एस्टीम क्या है, लो सेल्फ एस्टीम क्या है, वैल्यू जजमेंट हम कैसे करते हैं। अब वो वैल्यू जजमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में भी हो सकता है, और साथ ही साथ में ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम भी आई होप सो क्लियर है। मैं जस्ट नोट कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे। ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम और जनरल साइकोलॉजिकल इमेज, ये कब बनती है? जब हम अलग अलग सेल्फ एस्टीम को सारा कंबाइन कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो इन दोनों कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। मैं बहुत आराम से एग्जांपल्स देते हुए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना आए किसी चीज़ में। स्टिल अगर कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि नहीं मेरे को अभी समझ में नहीं आया, मेरे को और समझना है, तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डायरेक्टली। मैं आप सभी के क्वेश्चंस को, आपके डाउट्स को आंसर कर दूंगी। फाइन, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट इज सेल्फ एफिकेसी। अब सेल्फ एफिकेसी क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, इट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ आवर सेल्फ। पीपल डिफर इन द एक्सटेंट टू विच दे बिलीव दे देमसेल्व्स कंट्रोल देयर लाइफ आउटकम्स, or the outcomes are controlled by luck or fate or other situational factors, example passing in examinations. A person who believes that he or she has the ability or behavior required by a particular situation demonstrates high self efficacy. क्या मतलब है इसका? क्या बोला जा रहा है? कुछ आया समझ में? किसी को थोड़ा मुझे बताओ, अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है या सेल्फ एफिकेसी के बारे में कुछ पता है तो बताओ थोड़ा कमेंट सेक्शन में। ऐसा नहीं बस बैठ के सुन रहे हो सारा कुछ, थोड़ा बताओ कि आप क्या जानते हो सेल्फ एफिकेसी के बारे में। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी ही, बट आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि सेल्फ एफिकेसी होती क्या है। एक आध लाइन में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी बोलना है बोलो। बताओ बस मुझे कि सेल्फ एफिकेसी से आप क्या समझते हो। आपने पढ़ा है इस चीज को कभी? तो आपको पता है कि सेल्फ एफिकेसी क्या है या नहीं पता है? लुक, सेल्फ एफिकेसी हमारे सेल्फ का ही एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जनरली हम सब देखो इन चीज़ों में डिफर करते हैं कि हमारे लाइफ का जो भी आउटकम होता है उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं या वो बाय लक या बाय फेट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई एग्जामिनेशंस को पास किया तो आपने कहा कि मैंने कड़ी मेहनत करी थी इसलिए मेरा एग्ज़ाम निकला है, ठीक है? तो ये चीज़ आपके हाथों में है। आप अपने लाइफ की जो भी चीज़ें हैं उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। या दूसरी तरफ किसी ने ये कहा कि अरे भैया मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, ये तो मेरी किस्मत है, ठीक है, मेरी किस्मत की वजह से ये चीज़ हुई है, या मेरे पास लक था इसलिए ये चीज़ हुई है। ये सेकंड केस होता है। दैट मीन्स कि आपका जो आउटकम है वो आपका लक, आपका फेट या कोई और सिचुएशनल फैक्टर कंट्रोल कर रहा होता है। एक पर्सन जो कि बिलीव करता है कि उसके अंदर एबिलिटी है या वो बिहेवियर है जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए रिक्वायर्ड है, ये हाई सेल्फ एफिकेसी को दिखाता है। देखो ये चीज़ जो आपने सेल्फ एस्टीम पढ़ा ना, सेल्फ एस्टीम क्या था? वैल्यू जजमेंट। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है कि आप अपने आप को जानते हो कि आप क्या चीज़ कर सकते हो या आपके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये एग्जाम पास किया है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्डवर्क, और आपने जेन्युइनली हार्डवर्क किया था और आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी थी, है ना, तो इसलिए आपकी एबिलिटी की वजह से, आपके उस हार्डवर्क की वजह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आपने पास किया है या ये काम आपने किया है, ये दिखाता है कि आपके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी है। क्लियर? ये आया समझ में कि सेल्फ एफिकेसी क्या है? ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया इन जनरल एक चीज। देखो, द नोशन ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज बेस्ड ऑन बेंदुराज सोशल लर्निंग थ्योरी। ये जो नोशन है सेल्फ एफिकेसी का, ये बेंदुरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी उस एक चीज पर बेस्ड है। देखो कैसे। बेंदुराज इनिशियल स्टडीज शोड दैट चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स learn behavior by observing and imitating others. People's expectations of mastery or achievement and their convictions about their own effectiveness also determine the types of behavior in which they would engage, as also the amount of risk they would undertake. So देखो, जो बेंदुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी थी उसमें वो क्या बताते हैं कि जो बच्चे और बड़े होते हैं, है ना, चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, वो बिहेवियर को लर्न करते हैं
ऑब्जर्व और इमिटेट करके। बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग, बेंदुरा ने ये कहा कि बच्चे और अडल्ट बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, वो आपको किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हुए दिखेगा तो वो भी वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम किन चीज़ों पर मास्टरी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, या हम कितने ज़्यादा अफेक्टिव हैं किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के अंदर, या किसी पर्टिकुलर बिहेवियर में हम कितना ज़्यादा इंगेज होंगे, हम कितनी ज़्यादा रिस्क अपनी लाइफ में लेंगे, ये जो चीज़ें होती हैं ये कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एफिकेसी को डिटरमाइन कर रही होती हैं। अब देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, वो किसी को ऑब्जर्व करते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ तो अच्छी है, दिस ऑल्सो वी कैन डू, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो उस एक चीज़ को फॉलो करने लग जाएंगे या उस एक काम को करने लग जाएंगे। तो वो उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेंदुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी अगर आपको रिकॉल करवाऊँ तो उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ठीक है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मूवी हॉल था, ठीक है। एक ऐसे हमने मूवी हॉल लिए, ठीक है, और उसमें हमने बच्चों को बिठा दिया अलग अलग हॉल्स में। कुछ बच्चे इस हॉल में थे, कुछ बच्चे इस हॉल में थे, और उसमें एक मूवी दिखाई जाती है। उस मूवी में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा रूम होता है और उसमें एक बहुत ही बड़ी प्यारी सी डॉल होती है और बहुत सारे और भी खिलौने रखे होते हैं, ठीक है, बच्चों के टॉयज और भी बहुत सारे रखे रहते हैं। उसमें एक लड़का जाता है, छोटा, वो भी बच्चा ही रहता है, ठीक है, 6-7 साल का। वो जाता है और वो सारे जितने भी टॉयज वगैरह वहां पर रखे हुए हैं उनको मारने लगता है, उठा के फेंकने लग जाता है, ऐसे करने लग जाता है, ठीक है। बहुत ही एंग्री बिहेवियर उसका दिखाया गया है इस थिएटर में। मान लो दिस इज थिएटर 1, ठीक है, और थिएटर 2 में जो बच्चे बैठे हुए थे उनको भी सेम मूवी दिखाई जाती है ना, और जिसमें वो जो है लड़का जो है टॉयज को मार रहा है। बट थिएटर 1 में ये दिखाया जाता है कि आफ्टर डूइंग दिस बिहेवियर उस बच्चे को ना ही पनिशमेंट दी जाती है बल्कि उसको प्रेज किया जाता है, उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। और यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि उस बच्चे को डांट पड़ती है, ठीक है, कि आपको ये चीज नहीं करनी है, ये गलत है। और तीसरा एक और थिएटर होता है जिसमें मूवी दिखाई जाती है, सेम मूवी, लेकिन बच्चे को ना ही डांटा जाता है ना ही प्रेज किया जाता है, बस दिखा दी जाती है। अब इन तीनों थिएटर के बच्चों को एक साथ में एक रूम में लेके जाते हैं। उस रूम में सेम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि एक बड़ी सी डॉल है, बहुत सारे टॉयज रखे हुए हैं। अब फिर बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है कि जो उन्होंने मूवी में देखा क्या वो उसको इमिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो थिएटर 2 के बच्चे थे उनमें देखा गया कि ज़्यादातर इवन 80 to 90% जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते हैं, लेकिन जो इस वाले थिएटर में थे वो बच्चे वैसा बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ के बच्चों का बिहेवियर न्यूट्रल होता है। फाइन, क्लियर। तो ये क्या चीज़ है कि आप किसी चीज़ को देख के ऑब्जर्व करके आप उसको इमिटेट करते हो या नहीं करते हो। अगर आप करते हो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हो। कोई भी बिहेवियर है या किसी भी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो तो उस एक ऑब्जर्वेंस के थ्रू आप अपनी लाइफ में डिसाइड करते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं किसी पर्टिकुलर तरीके से आपको कोई चीज़ समझाती हूँ या बोलती हूँ, तो मेरी बात को सुन के या उन चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस करके आप उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एफिकेसी को बनाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन कि वो किन चीज़ों के ऊपर मास्टरी कर सकते हैं या क्या चीज़ उनको लाइफ में करना चाहिए, और अचीवमेंट, ठीक है, या उनके अपने अचीवमेंट, उनके अपने कन्विक्शंस, उनकी इफेक्टिवनेस को लेके कि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं या नहीं है, ये सब डिटरमाइन करते हैं हमारे बिहेवियर को कि हम किस बिहेवियर में इंगेज होंगे या किस बिहेवियर में हम इंगेज नहीं होंगे। मतलब किसी को देख के हम इस पर्टिकुलर तरह से बिहेव करेंगे या बिहेव नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ में कितनी रिस्क लेंगे या कितनी रिस्क नहीं लेंगे। तो ये एक जो चीज़ होती है ना, ये हमारी लाइफ को डिफाइन करती है, हमारे अपने सेल्फ के कंसेप्ट को डिफाइन करती है कि हम अपनी लाइफ में क्या एक चीज़ चाहते हैं। A strong sense of self-efficacy allows people to select, influence and even construct the circumstances of their life.
अगर हमारे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस है सेल्फ एफिकेसी को लेके कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, तो हम अपनी लाइफ में हर एक सर्कमस्टांसेस में चीज़ों को सिलेक्ट, इन्फ्लुएंस, इवन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर हमारे अंदर सेल्फ एफिकेसी बहुत ही हाई है, स्ट्रॉन्ग सेंस है, तो हमें कब क्या डिसीजन लेना है, कब क्या काम करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, इस एक चीज़ को बहुत ही इफेक्टिव तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर? आया समझ में? कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और समझाऊंगी, पर सेल्फ एफिकेसी का नोशन समझ में आया कि क्या होता है। सेल्फ एफिकेसी हमारे ही सेल्फ का एक और एस्पेक्ट है। इसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपकी लाइफ में, मतलब जैसे हमारी एक थिंकिंग होती है ना कि हमारी लाइफ में कोई भी काम हुआ है तो वह हमारी मेहनत से हुआ है या जस्ट बाय लक वो चीज़ हो गई है। अगर हमको ऐसा लगता है कि इस चीज़ में हमने मेहनत करी थी, हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो हमारी सेल्फ एफिकेसी को दिखाता है। कभी कभी ये सेल्फ एफिकेसी बहुत हाई होती है, कभी कभी ये बहुत लो होती है। ठीक है, जो सेल्फ एफिकेसी हाई होती है वो ये बोलती है कि मेरे लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लेता हूँ, मैं अपने आप से अपनी लाइफ को कंट्रोल करता हूँ, मुझे मेरी लाइफ, देखो ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बात बस किसी एक चीज़ की हो रही है कि आपके डिसीजंस, आपकी लाइफ के, आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप खुद डिसाइड करते हो, दैट मीन्स आपके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है। क्लियर? समझ में आया सेल्फ एफिकेसी का नोशन क्या होता है? और समझेंगे, पर यहाँ तक क्लियर है? सो पीपल विथ a strong sense of self efficacy also feel less fearful. Self efficacy can be developed. People with high self efficacy can be found to stop smoking the moment they decide to do so. तो सेल्फ एफिकेसी जिन लोगों के अंदर बहुत ही हाई होती है, जिनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस होता है सेल्फ एफिकेसी का, वो लेस फियरफुल होते हैं, वो चीज़ों से डरते नहीं, बिकॉज दे नो देयर सेल्फ। वो अपने आप को जानते हैं कि उनका, मतलब ये कह सकते हैं कि वो, उनका सेल्फ कंसेप्ट बहुत क्लियर है, वो अपने सेल्फ एस्टीम को समझते हैं और इसीलिए उनका सेल्फ एफिकेसी भी बहुत हाई है। दे नो देयर सेल्फ कि कहाँ पर वो इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, कहाँ पर वो नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। तो इसीलिए वो बहुत ही लेस फियरफुल होते हैं, डर वाली चीज़ें उनके अंदर होती नहीं है। सेल्फ एफिकेसी टाइम के साथ में डेवलप की जा सकती है। इसका एक एग्जांपल ये है कि जिन लोगों के अंदर बहुत ही हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होता है, जैसे मान लो वो स्मोकिंग करते हैं एंड द मोमेंट दे डिसाइड कि आज से स्मोकिंग मैं नहीं करूंगा, दैट मीन्स वो इसके बाद स्मोकिंग नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि उनका सेल्फ एफिकेसी इतना हाई है कि उनने जो डिसीजन लिया वो होगा, उन्हें वो करना ही करना है। क्लियर? इस सेल्फ एफिकेसी को टाइम के साथ में डेवलप भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सोचा कि भाई मुझे स्मोकिंग स्टॉप करनी है, तो उसने कम तो कर दी लेकिन अभी हो नहीं पा रही है, पर धीरे धीरे टाइम के साथ में वो इस एक चीज़ को कर पा रहा है। और जब उसने ये चीज़ कर ली, जैसे आप जानते हो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये ए पर्सन है, ये चाहता है कि ये अब से स्मोकिंग ना करे, पर ये नहीं छोड़ पा रहा। ठीक है, इसने बहुत कोशिश करी, बट अगेन इसको वापस से लत लग जाती है उस चीज़ की। तो अब इसने डिसाइड कर लिया फाइनली नहीं, अब तो छोड़ना ही, अब नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन नहीं किया इसने स्मोकिंग, फिर एक दिन इसने कर लिया, फिर इसने कहा, बट 1-2 ही स्मोकिंग इसने किया। ठीक है, अब इसने कहा कि अरे यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को मतलब थोड़ा तो कंट्रोल करना है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ इसको लगा। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम मान लेते हैं 1 मंथ लगा, बट इसने स्मोकिंग छोड़ दी। इसने कहा नहीं अब स्मोकिंग नहीं करना, और आफ्टर 1 मंथ उसको उस चीज़ के बारे में, मतलब वो सोचता भी नहीं है, उसको वो चीज़ बार बार याद भी नहीं आती है, परेशान भी नहीं करती है, एंड ही इज़ ओके नाउ इन हिज लाइफ। और अब उसको स्मोकिंग उसने पूरी तरह से छोड़ दी है। अब अपनी लाइफ में मान लो कल को कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें इसको थोड़ा डर लगता है कि यार मैं ये चीज़ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये याद करता है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में मैंने जो भी सोचा है उसको मैंने करके दिखाया है, भले मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी बट मैंने वो चीज़ करी है। ये पास्ट एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, जैसे इसका एक्सपीरियंस है कि इसने स्मोकिंग को छोड़ दिया, भले टाइम लगा लेकिन एटलीस्ट इसने छोड़ दिया। तो अब इसका एक्सपीरियंस कैसा हो गया कि हाँ मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं चीज़ों को कर सकता हूँ। तो ये एक इसके अंदर डेवलप हो गई ये चीज़, है ना, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट इसकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ आती है जिसमें इसको थोड़ा सा डर लगता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो इसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद किया कि नहीं, थोड़ी मेहनत ही सही पर मैं कर पाऊंगा। तो ऐसे करते करते इसकी सेल्फ एफिकेसी धीरे धीरे करके डेवलप भी हो सकती है, नो डाउट।
है ना। तो सेल्फ एफिकेसी डेवलप भी होती है टाइम के साथ में, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंस है सेल्फ एफिकेसी को लेके, वो लोग बहुत ही अच्छे से अपनी चीज़ों को कर पाते हैं। आर सोसाइटी, आर पेरेंट्स, आर ओन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी बाय प्रेजेंटिंग पॉजिटिव मॉडल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। वही चीज़ जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हमारी अपनी सोसाइटी, हमारे अपने पेरेंट्स और हमारे जो लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं अभी आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस के बता रही थी, इसमें आपके जितने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करने में। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी को डेवलप कर लेते हैं। फाइन, तो धीरे धीरे टाइम के साथ में ये चीज़ होती है, बट सेल्फ एफिकेसी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आ गई तो मतलब फिर वो तबाही मचा सकता है, इन द सेंस कि वो अपने सारे डिसीजंस को, हर एक चीज़ को खुद से जो है गाइड कर सकता है। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि अरे ये चीज़ मेरी किस्मत के भरोसे हो गई, ये चीज़ मेरी किस्मत थी इसलिए ऐसा हो गया, वो ये चीज़ नहीं कहेगा। वो ये कहेगा मैंने मेहनत करी थी इसलिए ये चीज़ हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है कि उसने किया कुछ नहीं था, बायलक निकल गया लेकिन वो बोल रहा है। वहाँ सेल्फ एफिकेसी की बात ही नहीं, वहाँ उसका सेल्फ एस्टीम इतना लो है कि उसको हाइड करने के लिए वो ऐसी चीज़ें बोल रहा है। खैर ये चीज़ें हम पर्सनैलिटी में आगे पढ़ेंगे, पर अभी सारी चीज़ों को मिक्स मत करो कि वो पर्सन अगर ऐसा बोल रहा है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। अभी जितना जितना समझ रहे हो उतनी चीज़ों को ध्यान में रखो, ठीक है, कि सेल्फ एफिकेसी क्या है, सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ कंसेप्ट क्या है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है इतने में? ठीक है, आई होप सो जितना मैंने यहाँ तक समझा दिया वो क्लियर हो गया। थोड़ा सा सेल्फ एफिकेसी के बारे में भी लिख लें हम कि सेल्फ एफिकेसी का नोशन क्या होता है। सो इट इज who believes that he or she has the ability or behavior required by a particular situation। इसी को नोट डाउन कर लो सेल्फ एफिकेसी में, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। चलो यहाँ पे एक और बॉक्स हमारा बनाते हैं, ठीक है। दो बॉक्स में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आगे हम सेल्फ रेगुलेशन भी पढ़ेंगे तो उसको भी यहीं पर ही ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि लिखना तो फिर है ही, ठीक है। सो हियर कम्स द नोशन ऑफ व्हाट सेल्फ एफिकेसी। एफिकेसी एंड हियर सेल्फ रेगुलेशन, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सेल्फ एफिकेसी क्या है? एबिलिटी और बिहेवियर रिक्वायर्ड, बिलीव दैट अ एबिलिटी और बिहेवियर रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो, इट इज अ बिलीव दैट आई हैव द पोटेंशियल और एबिलिटी, ऐसे लिख लो, ठीक है। इट इज द बिलीव दैट आई हैव द पोटेंशियल और एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। थोड़ा और ऐड कर लो, रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसमें भी हाई और लो होता है, हालांकि हमने हाई के बारे में उतना, लो के बारे में उतना डिस्कस किया नहीं, बट आई थिंक दैट इज वेरी मच अंडरस्टूड टू यू। तो हाई और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। एग्जाम्पल लिखना है तो थोड़ा और लिख लो, मेरे पास तो स्पेस नहीं है तो आप लोग लिख लो बेंदुरास सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, इसको नोट कर लो, बेंदुरास सोशल लर्निंग थ्योरी। फाइन, कोई डाउट इन तीनों में? आई डोंट थिंक सो कि होगा, दिस इज प्रिटी मच क्लियर टू यू। फाइन, लास्ट वन इज योर सेल्फ रेगुलेशन, जिसकी बात अब हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर? आई होप सो ये तीनों चीजें क्लियर हैं। सो लेट्स मूव ऑन विथ सेल्फ रेगुलेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। सो सेल्फ रेगुलेशन refers to our ability to organize and monitor our own behavior। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है हमारी अपनी एबिलिटी कि हम अपने बिहेवियर को कैसे ऑर्गेनाइज और किस तरह से मॉनिटर करके रखते हैं। इट मीन्स इन जनरल सेल्फ रेगुलेशन, अगर आप बाय टर्म समझो, सेल्फ का मतलब हम खुद, रेगुलेशन अपने आप को रेगुलेट करना,
अपने आप को कैसे रेगुलेट करना कि क्या चीज़ मेरे लिए सही होगी, तो मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट इज़ प्रिटी मच डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ एफिकेसी, उसको इसके साथ में मिक्स मत करना। सेल्फ रेगुलेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप कैसे बिहेव करोगे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये डिटरमाइन करना भी सेल्फ रेगुलेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। मान लो आप किसी फंक्शन या किसी फैमिली पार्टी में जाते हो, ठीक है, एक फैमिली गेट टुगेदर है, आप हो, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपको आपके कज़न ने कुछ ऐसा कह दिया जो आपको बड़ा ही डेरोगेटरी लगा और आपको ऐसा लगा कि अगर ये पार्टी नहीं चल रही होती तब मैं इसको बताता यहीं पर ही, ठीक है। लेकिन आपको बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था, पर आपने ये देखा कि यहाँ मेरे पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, मैं खुद भी हूँ, अगर मैं इसको कुछ बोलूँगा, मार दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, ठीक है, लड़की हो चाहे लड़का, जो भी आपके मन में आया, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही बुरी लगेगी। इवन ये मेरे ऊपर ही उल्टी चीज़ आ जाएगी और मेरी रिस्पेक्ट जो है, मेरी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है उसको हर्ट कर सकती है। तो मैं इस सिचुएशन में शांत ही रहता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। और आपने कहा उस पर्सन को, आपके कज़न ने जो भी आपको कहा था, तो आपने कहा कि आप चीज़ गलत बोल रहे हो एंड यू जस्ट मतलब आपने अपने आप को रेगुलेट किया कि नहीं, मुझे यहाँ पे क्वाइट रहना है, मुझे अग्रेसिवली बिहेव नहीं करना है, मुझे शांत रहना है। आपने अपने बिहेवियर को रेगुलेट किया, फाइन, इसकी वजह से आप इसकी वजह से आप शांत रहे और आप वहां से हट गए। दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन ऑफ योर बिहेवियर और मॉनिटरिंग हाउ टू बिहेव। अभी क्लियर है? ठीक है, अब इसके और एस्पेक्ट्स को समझते हैं। People who are able to change their behavior according to the demands of the external environment are high on self monitoring। देखो अभी मैंने आपको कैसे सिखाया कि आप लोग कैसे अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग में हाई हो सकते हैं। देखो जो भी लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी डिमांड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सॉरी अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लाइक आपको गुस्सा आ रही थी पर आपने अपने आप को शांत रखा, आपको बहुत ही ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये कैसा, मतलब कैसी सर्कमस्टांसेस है, बट स्टिल यू रेगुलेटेड योरसेल्फ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड यू आर मेंटेनिंग द डेकोरम। और आपने अपने आप को मॉनिटर कर लिया कि यहाँ पर ये चीज़ रिक्वायर्ड है तो मुझे यही काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये एक चीज़ जिनके अंदर होती है, दीज आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। Many situations of life require resistance to situational pressures and control over ourselves. This becomes possible through what is commonly known as willpower. देखो अब एक बहुत ही ज्ञान की और बहुत ही अच्छी वाली बात मैं आपको बताती हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम उस सिचुएशनल प्रेशर को या अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी फंक्शन में गए, आप किसी पार्टी में गए, जहां पर आपको आपके कजन ने कुछ बड़ा ही डेरोगेटरी सा बोल दिया जो आपके एकदम बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट पर आके लगा और आपने कहा अरे यार अब तो मतलब बहुत ही बिल्कुल हाथ से बात निकल गई, अब मैं क्या एक चीज कर सकता हूँ, और आपको बहुत गुस्सा आया था। बट यू मेंटेन्ड योरसेल्फ कि नहीं, मुझे यहाँ पर इस सिचुएशन में काम रहना है, मुझे शांत ही रहना है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा या करूंगी और बाद में इस एक चीज को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये जो एक टेक्निक हमारे अंदर होती है या जिनके भी अंदर होती है कि सिचुएशनल प्रेशर को रेसिस्ट करो और साथ ही साथ में अपने आप को कंट्रोल करके रखो, ये चीज सिर्फ एक चीज की वजह से आती है एंड दैट इज विल पावर। विल पावर का कंसेप्ट सुना है आपने, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे विल पावर को, हमारी इच्छा शक्ति। ठीक है, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे अंदर अगर विल पावर है कि मुझे ये चीज करनी है या इस सिचुएशन में मैं ऐसे ही रहूंगा या रहूंगी या यहाँ पर मुझे अपने बिहेवियर को कुछ इसी तरह से प्रेजेंट करना है, इसके अलावा आई विल नॉट रिएक्ट, ये एक चीज दिखाती है आपके हाई सेल्फ मॉनिटरिंग या सेल्फ रेगुलेशन को। क्लियर? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? हमारा विल पावर। फाइन, गेटिंग माई पॉइंट कि यहाँ पर कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सो दैट इज विल पावर। एंड एज ह्यूमन बींग्स वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर द वे वी वांट एंड वी ऑफन डिसाइड टू डिले और डिफर द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स। और एज ह्यूमन बींग्स हम सभी अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं और इवन हम डिसाइड भी करते हैं कि हमको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डिले करना है या उसको डिफर करना है। ठीक है, लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। और जब ये एक चीज़ हम सीख जाते हैं तो इसे बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। तो आप इसको सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल दोनों चीज़ों के थ्रू समझ सकते हो। ठीक है, सेल्फ
कंट्रोल। और कौन सी चीज इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो मैंने आपको बताया, हमारी विल पावर। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो सेल्फ रेगुलेशन मैंने आपको क्या बता दिया कि आप अपने आप को मॉनिटर करते हो, आप अपने आप को रेगुलेट करते हो कि मुझे इस तरह से बिहेव करना है या नहीं करना है, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना, अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करना। उसके लिए जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विल पावर। इस विल पावर के थ्रू आप अपने एक्ट्स को, आप अपनी एक्टिविटीज को, या जो चीज आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो उसको कंट्रोल कर सकते हो, जिसे कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। क्लियर? इसको 5th पॉइंट बना लो चाहो तो, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल एक और साइड में लिख लो, इसको एक चीज मतलब इसके बारे में लिख लो। हालांकि दोनों चीजें बहुत रिलेटेड है। सेल्फ रेगुलेशन कब होगा? जब सेल्फ कंट्रोल आपके पास में होगा। सेल्फ कंट्रोल आपके पास में कब आएगा? जब आपके पास में विल पावर है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। विल पावर से सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल से सेल्फ रेगुलेशन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इस एक चीज में? समझ में आया? ठीक है। नाउ सेल्फ कंट्रोल प्लेज अ की रोल इन दी फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ लॉन्ग टर्म, हमारे गोल्स हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेल्फ कंट्रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन इस एक चीज़ के बहुत सारे इफेक्टिव मैकेनिज्म्स हमको प्रोवाइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फास्टिंग और रोज़ा। हम जो रोज़ा रखते हैं या हम जो व्रत रखते हैं, ये भी तो एक सेल्फ कंट्रोल है। इसमें भी तो एक विल पावर है, एक इच्छा शक्ति है कि आज पूरे दिन मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा, या आज मैं पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही खाऊंगा और सिर्फ पानी पीऊंगा, और उसी के बेसिस पर मैं ये व्रत रखूंगा। तो इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन ऐसा है जो हमको ये चीज़ सिखाता है कि हमको सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। भले ही यहाँ पर फूड की बात हो रही है, बट यही चीज़ें धीरे धीरे करके हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, ठीक है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सिखाती हैं। A number of psychological techniques of self control have been suggested. Observation of own behavior is one of them. तो इसमें साइकोलॉजिकली भी बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं खुद को कंट्रोल करने के लिए। इसमें से सबसे पहला एक है ऑब्जर्वेशन। This provides us with necessary information that may be used to change, modify, strengthen certain aspects of self. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ पता है कि जैसे जनरली एक चीज़ होती है जो घर में सबसे ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं मेरे घर में सबसे छोटी हूँ, तो जो छोटे होते हैं, तो बड़े भाई बहन जो होते हैं ना, वो आपको जनरली सबसे ज़्यादा तंग करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, और वो आपने सुना ही होगा ऐसा कि जो चिढ़ता है उसको ज़्यादा चिढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मेरे साथ में भी ऐसे ही था पहले, इवन अभी भी है, कभी कभी मैं चिढ़ी जाती हूँ। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि जो घर में सबसे छोटा होता है उसको थोड़ा, जो भाई बहन होते हैं ना, सिबलिंग्स होते हैं हमारे बड़े वाले, वो लोग चिढ़ाते हैं, ठीक है। उसको गुस्सा दिलाएंगे, उसको चिड़चिड़ाते हैं, ताकि उसके मतलब एक तरह से मज़े लेते हैं। फाइन। अब आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि ये जो मेरे सिबलिंग्स हैं, ये ऐसी कौन सी चीज़ मुझे बोलते हैं जिसकी वजह से मुझे बुरा लगता है या जिसकी वजह से मैं चिढ़ जाता हूँ, ठीक है। इस एक चीज़ को आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब जनरली ऐसा होता था कि जब भी आपके सिबलिंग्स आपको कोई चीज़ बोलते थे तो आपको बहुत गुस्सा आती थी। आप उन दोनों से, तीनों, मतलब मेरे दो हैं तो मैं दो बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोग जो है अपने सिबलिंग्स से लड़ लेते थे, ठीक है। अब लेकिन आपने कहा कि नहीं यार, ये तो हमेशा का है और ये लोग मुझे जानबूझ के ऐसे चीज़ें बोलते हैं ताकि मैं गुस्सा करूं, ठीक है, मेरे मज़े लेते हैं, तो बेटर है कि इस एक चीज़ को अब कंट्रोल किया जाए। तो आपने कहा अब से सेल्फ कंट्रोल करेंगे, अब से कोई भी ऐसी चीज़ मतलब नहीं करेंगे जिसकी वजह से ये लोग जो है मतलब अपने टैक्टिक्स में जीत जाएं। तो आपने कहा कि पहले ऑब्जर्व करो। टेक्निक क्या है उसके लिए? पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहने पर आप हाइपर हो जाते हो। तो अब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये चीज कहने से मैं जो है हाइपर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो अब मुझे ये चीज को क्या करना है? अवॉइड करना है। जैसे जहाँ आपको दिख रहा है कि अब मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो साथ में बैठ गए हैं और अब जो है ये लोग मुझे कुछ कुछ बोलेंगे जिसकी वजह से मैं चिढ़ जाऊंगा या चिढ़ जाऊंगी, तो वहां उस सिचुएशन से मैं उठ के चले जाऊं या उनके बोलने पर मैं फोकस ही ना करूं। दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सेल्फ कंट्रोल को लेके जैसे एक हमने इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में देखा कि व्रत और रोजे की बात हो रही है, सेम चीज साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि पहले आप अपने आप को ऑब्जर्व करो। पहले आप उस ऑब्जर्वेंस में ये देखो कि कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको हाइपर कर देती हैं।
या जहां पर आप अपने सेल्फ कंट्रोल को लूज कर देते हो, तो उन चीज़ों को आपको क्या करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, या जो चीज़ें पॉजिटिव हैं उसको स्ट्रेंथन करना है। अपने आप के उन एस्पेक्ट्स को चेंज, मॉडिफाई, स्ट्रेंथन आपको करना है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो। समझ में आया कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे? खुद को ऑब्जर्व करो कि मेरे बारे में कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है? या अपने आप को लेके आप ऐसा ऑब्जर्व करो कि मेरी वो कौन सी चीज़ें जहाँ पर मैं अपने सेल्फ कंट्रोल को लूज कर देता हूँ या कर देती हूँ। उन एस्पेक्ट्स पर आपको वर्क करना है बाय चेंजिंग, मॉडिफाइंग और स्ट्रेंथनिंग योर ओन बिहेवियर। सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ ऐसा भी बोला जा सकता है। फाइन, क्लियर, आई होप सो ये इतनी चीज़ यहाँ तक समझ में आ रही है। नाउ सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो देखो इसमें कुछ टेक्निक्स हम लिख लेते हैं। जैसे एक तो विल पावर की बात हमने करी, दूसरी हमने ऑब्जर्वेशन की बात करी, ठीक है, और तीसरी हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। थर्ड चीज जो हमारी है वो क्या है, इंस्ट्रक्शन। नाउ सेल्फ इंस्ट्रक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक। हम देखो जनरली हम सभी अपनी लाइफ में अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, कि दिस वी नीड टू डू और दिस वी डू नॉट नीड टू डू, है ना। तो क्या चीज़ हमको करनी है या क्या चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको लेके जनरली हम सभी अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये इफेक्टिव होते हैं सेल्फ रेगुलेशन में, ठीक है। मतलब कि आपको अपने आप को रेगुलेट करना है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि हमको इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो अगर आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते हो तो आप अपने आप को रेगुलेट कर पाओगे और इन्हीं के थ्रू सेल्फ कंट्रोल भी होगा। सेल्फ री इन्फोर्समेंट तीसरी टेक्निक है। री इन्फोर्समेंट में आप क्या एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कि अपने आप को रिवॉर्ड करना। जैसे आप लाइफ में कोई चीज़ करना चाहते थे और उस एक चीज़ को आपने अचीव कर लिया, तो अपने आप को प्रेज करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो खुशी में जाके जो है अपनी फेवरेट डिश को जो है खा लो। इसके अलावा मूवी देखने चले जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने चले जाओ, व्हाटएवर। दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फ री इन्फोर्समेंट। ये जो सारी टेक्निक्स होती हैं, दीज हैव बीन ट्राइड आउट एंड फाउंड क्वाइट इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो अगर हमको अपने आप को रेगुलेट करना है, सेल्फ कंट्रोल बना के रखना है, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन इज ऑब्जर्व योर सेल्फ, सेकेंड इंस्ट्रक्ट योर सेल्फ, एंड थर्ड री इन्फोर्स योर सेल्फ। थर्ड इज री इन्फोर्समेंट एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सेल्फ। तो ऑब्जर्व करना, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देना, सेल्फ रीइंफोर्समेंट देना, ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आप सेल्फ कंट्रोल चाहते हो। सेल्फ कंट्रोल अगर आप चाहते हो तो आपके अंदर विल पावर तो होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होगी, तभी तो सेल्फ कंट्रोल चाहते हो। और सेल्फ कंट्रोल अगर आ गया तो सेल्फ रेगुलेशन भी कर पाओगे। क्लियर? सो दीज आर दी 4 थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबको मिक्स मत करना एक दूसरे के साथ में, सब अपने अपने स्फीयर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मिलके सेल्फ बनाते हैं। ये कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं सेल्फ की। ये चीज़ें वो हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती हैं, हमारे कॉग्निशन, हमारे थिंकिंग, हमारे लर्निंग में रिफ्लेक्ट होती हैं। Like willpower is a cognitive aspect of self, whereas when you do value judgment about yourself and this has been reflected in your behavior, that is the behavioral aspects of yourself. Clear? I don't think so इसमें कोई डाउट है। This is pretty much clear to you। चारों चीजें क्लियर हैं या नहीं है, बताओ मुझे। अब देखो एक कंपैरेटिव देखें सबका। सेल्फ कंसेप्ट मतलब आप अपने आप को कैसे समझते हो, आप अपने आप को कितना जानते हो। आपका कंसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेल्फ एस्टीम वो चीज़ होती है कि आप अपने आप को जितना जानते हो, समझते हो, आप उसको कैसे जज करते हो। वैल्यू जजमेंट अपने आप को लेके, अपनी चीज़ों को लेके कि मेरी वर्थ कैसी है, कितनी है। ये चीज़ कहीं ना कहीं सेल्फ कंसेप्ट से ही डिराइव होती है और यही एक चीज़ हमारे सेल्फ एस्टीम को हाई और लो बनाती है। इससे आगे चलें तो आता है हमारा पोटेंशियल। अगर आपके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम है तो आपके अंदर ये एक हाई बिलीव भी होगा, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलीव भी होगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर जो एबिलिटी रिक्वायर्ड है वो मेरे अंदर है, उस तरीके से मैं बिहेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दैट मीन्स आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी भी है।
और ये सारी चीजें मिलके आपके अंदर एक विल पावर भी लेकर आती हैं, जहां पर आप अपने आप को एक बहुत ही ऐसे बोले ना कि डिसिप्लिन्ड पर्सन बनाना चाहते हो, जिसमें आप चाहते हो कि सेल्फ कंट्रोल बने। तो वैसे सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर कंसेप्ट्स अलग अलग हैं। किसी के अंदर सेल्फ एफिकेसी जो है वो हाई होगी, उसका पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होगा, पर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा। क्लियर? तो अपने अपने आप में चारों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, ओके, बट इंटरडिपेंडेंट भी हैं। क्लियर? आ रहा समझ में कि वैसे तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं सब, पर कुछ सिचुएशंस में, सर्कमस्टांसेस में इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। सेल्फ रेगुलेशन इज डूइंग सेल्फ कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। यहाँ सारी चीजें सेल्फ को लेकर हो रही हैं। यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही है जहां पर हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सेल्फ। क्लियर? कोई डाउट है इन चारों में? अब मुझे बताओ। नोट्स आई होप सो आपने बना लिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कंपैरेटिव ही बनाना, ठीक है। एग्जाम्पल लगता है कहीं कहीं पे तो वो एग्जाम्पल भी लिख लेना। दिस इज दी होल थिंग अबाउट योर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। आई होप सो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। स्टिल कहीं भी कोई भी डाउट आता है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपके सारे डाउट्स को, और आपकी सारी जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं आंसर करूँगी। फाइन, आई होप सो यहाँ तक मैंने जितना आपको पढ़ाया वो चीज़ें आपको क्लियर हैं विदाउट एनी डाउट। अब हम आगे बढ़ेंगे और भी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के, बट आई एम होपिंग कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं और प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे हो। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो और जितना भी हमने अब तक पढ़ लिया हमारे चैप्टर से उसको एक बार रीड कर लो, ताकि अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही, डाउट आ रहा है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, आप मुझसे पूछ सकते हो। फाइन, बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ में जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है आप उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com। आप इसे जैसे ही गूगल पर एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आप जैसे इस वेबसाइट को गूगल में एंटर करते हो आपके सामने हमारे सारे टॉप कोर्सेज आ जाएंगे, हमारे टॉपर्स, हाई क्वालिटी एजुकेशन और विद बेस्ट टीचर्स। जस्ट आपको जो भी कोर्स पढ़ना है उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड क्लासेस आएंगी, क्लास पर क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, स्क्रॉल करोगे सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद में सारे चैप्टर्स आ गए, फिर जो चैप्टर पढ़ना है चैप्टर पे क्लिक किया तो सारे सब टॉपिक्स आ गए। टॉपिक्स के आगे भी वॉच नाउ लिखा हुआ है, तो जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक, जो भी क्लास आपको पढ़नी है जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ में हम यहाँ पर आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई पेमेंट या कोई कूपन आपको नहीं बेचेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आई होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर अवेलेबल है और साथ ही साथ में वेबसाइट पर आपको राइट साइड में आप टॉप पर देखेंगे तो रेड कलर का एक आइकन दिखेगा जिसके थ्रू आप मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बिसाइड्स मैग्नेट ब्रेन्स के बुक्स एंड ई बुक्स जो कि अवेलेबल हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक। उसके थ्रू आप एक फॉर्म फिल कर दो और हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। सो ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। आप बस अपनी अच्छे से पढ़ाई करो एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। बाकी वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से कर दो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।